हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विलयन की सांद्रताएं। आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं। विलयन की सांद्रता किसे कहा था हमने? कोई भी विलयन था उसका एकांक आयतन ले लीजिए आप, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी? उस विलयन की सांद्रता कहलाती थी। सांद्रता की अपन ने 3 प्रकार की इकाइयां पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी हमने वहां पर वेट बाय वेट यूनिट, दूसरी पढ़ी यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट, और थर्ड नंबर की हमने पढ़ी थी वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। तीनों पढ़ने के बाद हमारा न्यू टॉपिक आता है यहाँ पर मोलरता। देखो आपने ये टॉपिक 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आनी चाहिए। मोलरता इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मोलरिटी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कैपिटल M होता है। लिख दिया हमने। आप देखो मोलरता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल तो वहां पर ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। मोलरता आपने पढ़ी थी, तो अब ज्यादा वेस्ट टाइम करने की जरूरत नहीं है अपन को। मोलरता कैपिटल M क्या हो जाएगा? आपको पता है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, पता है ना आपको, तो विलयन का आयतन ले लोगे आप नीचे, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में लेना है आपको? सबसे पहले लीटर में लेना है अभी तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी कि जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसके मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाती है? उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यह आपका क्या बन गया? यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। मोलों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। तो ध्यान देना, कोई भी विलयन लो, उस विलयन का आयतन क्या लेना है आपको? 1 लीटर लेना है, एक इकाई के रूप में। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित घुले हुए विलेय पदार्थ जो है उसके मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता, और इसे हम इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं। इसलिए इसे हम कैपिटल M से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला बन गया है हमारे पास। अब ध्यान दो आप, चूंकि हम जानते हैं मोलों की संख्या, किसी 11th क्लास में हमने पढ़ा है किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या होती है उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उस पदार्थ का अणुभार। तो देखो यहाँ पर आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है अपने प्रतीक के रूप में काफी है, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को। तो मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय जो पदार्थ है आपके विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। तो उसमें क्या कर दो? ग्राम में मात्रा में अणुभार का भाग दे दो, तो उसके मोलों की संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलों की संख्या तो n हो जाएगी, और यहाँ पर विलयन का आयतन है तो आयतन क्या लिखोगे? V लिखोगे। परंतु आयतन किस में है? अभी लीटर में है, तो लीटर में हमने लिख दिया। अब देखो आपको लीटर को चेंज करके क्या करना है? ml में बदलना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगला फॉर्मूला क्या आ जाएगा? M इज इक्वल टू, n क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या है? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का क्या आ जाएगा? अणुभार आ जाएगा। फिर बचा क्या? n के बाद v, तो ये विलयन का आयतन लीटर में था। यदि आप ml में इसको बदलो तो देखो यहाँ मैंने ml लिख दिया। आप जानते हो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यहाँ पर ml में बदलने के लिए आप क्या करोगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके क्या हो जाएगा? ये ml में बदल जाएगा, और मोलरिटी का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जाएगा। अब देखो वो आपसे जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको? विलेय पदार्थ है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अणुभार, और यहाँ पर क्या है? विलयन का आयतन ml में दे तो ml में यह फॉर्मूला, और लीटर में दे तो आप 1000 हटा देना यहाँ पे, तो लीटर लिख दोगे सीधा, तो आप मोलरिटी ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके बाद मोलरता पर ताप का प्रभाव वो पूछ लेता है आपसे। 11th क्लास में भी मैंने आपसे टेस्ट में पूछा था मोलरता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ध्यान देना बहुत इजी है। मोलरिटी ताप बढ़ाने पे क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? देखो किसी भी विलयन में आप क्या करो? टेम्परेचर T, टेम्परेचर को क्या करो? इंक्रीज करो, बढ़ाओ।
ऊपर एरो का निशान लगा दिया, यानी कि ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब आप ताप को बढ़ाओगे तो आप जानते हो विलयन के अणु ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, द्रव अवस्था से वो गैस में आएंगे, गैस में आएंगे तो वो फैलेंगे दूर दूर। आप जानते हो गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तो फैलेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब आयतन बड़ा हो जाएगा तो अब बड़ी संख्या का भाग आप दोगे किसी संख्या में तो छोटा ही तो प्राप्त होगा ना। तो जब आयतन का मान जितना अधिक हो जाएगा तो इनकी नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई बटे में, और ऊपर वाली तो वही है। तो आयतन वाला भाग बड़ा हो जाएगा तो बड़ी संख्या का भाग आप छोटी में दोगे तो क्या हो जाएगा, मोलरता का मान कम ही होगा। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, विलयन का, देखो यहाँ पर शॉर्ट में, ताप बढ़ाने से विलयन का क्या होता है, आयतन बढ़ता है, जिससे क्या हो जाता है, भाग जब दोगे तो मोलरिटी का मान हमें यहाँ पर कम प्राप्त होगा, इनकी मोलरता का मान घटता है। ये आपका 1 नंबर में आता है इतना सा। ताप बढ़ाते हैं तो विलयन में क्या होता है, अणु गति करने लगते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, इससे उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से क्या होता है, जब भाग दोगे आप तो आपको पता है कैलकुलेशन करने पे मोलरता का मान कम प्राप्त होगा। क्लियर है आपके पास। अब देखो इसके बाद मोलरता के बाद हम दूसरी चीज पढ़ते हैं यहाँ पर, मोल अंश। पढ़ा है आपने, मोल अंश, मोल भिन्न, दूसरा नाम होता है इसका मोल भिन्न, और एक और नाम होता है इसका, याद करो क्या पढ़ाया था 11th क्लास में, मोल अंश, मोल भिन्न, या एक और नाम दिया था हमने मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। क्लियर है। आप देखो इसी को अपन को क्या करना है, पढ़ना है। मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज को x से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया। अब देखो मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी 11th क्लास में। किसी विलयन के क्या करोगे आप, कुल मोलों की संख्या लोगे, किसी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या और उसमें विलय या विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, वो क्या कहलाता है, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहलाता है। तो किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलय या विलायक पदार्थ जो घुला हुआ है, देखो विलय तो घुला रहेगा, विलायक जिसमें घोला जाएगा, तो किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल अंश कहलाती है। तो इसको अपन किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, देखो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मोल अंश इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, किसी विलयन के कुल मोलों में उपस्थित, तो विलयन के मोलों की संख्या, टोटल तो क्या आ जाएगा नीचे, तो विलयन, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ये तो हमने लिख दिया विलयन के कुल मोलों की संख्या। और विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, विलायक के, यहाँ पर विलयन के मोलों की संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। और ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखना है अपन को, या तो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय या फिर विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या, तो विलय या विलायक के मोलों की संख्या, उसका क्या कहलाता है, यहाँ पर मोल अंश कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल अंश का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हो, किसी विलयन में 2 चीजें होती है, आपको पता है, विलय और विलायक। किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात, देखो अनुपात में ना बटे में क्या कहलाता है, मोल अंश। इसी से बन गया ना, किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा क्या होता है, विलयन के कुल मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, हमारे पास मोल अंश कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अपन एक चीज आगे सोल्व करते हैं इसको। माना कि आप जानते हो, मानते हो, माना कि विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को तो हम क्या कर लें, स्मॉल n मान लेते हैं। मोल को n से लिखते हैं ना, तो स्मॉल n मान लिया। वह विलायक जो आपने लिया है, उस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक को आप यहां पर क्या कर दो, कैपिटल N से मान लो। तो विलायक ज्यादा होता है तो इसलिए यहां पर कैपिटल N है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो
विलेय के मोलों की संख्या तो स्मॉल n है और जो विलायक है उसके मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल N है। तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, आगे व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो मोल अंश क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या तो स्मॉल n और अथवा में या क्या हो जाएगी विलायक, तो विलायक की क्या है n, तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन की कुल मोलों की संख्या, तो कुल क्या हो जाएगा विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोलरता का फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी मोल अंश का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो मोल अंश का फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया है। अब थोड़े से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या है, दो चीजें हैं। अब आपको मोल अंश विलेय का निकालना है या विलायक का, दोनों का आप अलग अलग कर लीजिए। तो x विलेय, x तो है मोल अंश और विलेय पदार्थ का निकाल रहे अपन, तो नीचे विलेय लिख दिया। तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा आपके पास, देखो विलेय का मोल अंश होगा विलेय के मोलों की, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोल अंश हो जाएगा। यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या यदि आपको लिखनी है, सॉरी विलायक के यहाँ पर मोल अंश निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये विलायक का मोल अंश इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या, क्या हो जाएगा विलायक का मोल अंश हो जाएगा। दोनों के मोल अंश हमने निकाल लिए। अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको ताकि इसमें कोई परेशानी नहीं हो। सुनो, मोल अंश की डेफिनेशन दोगे आप, विलयन आपको पता है दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो हम कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है, और उसे हम क्या करते हैं x से प्रदर्शित करते हैं। अब माना कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तो हमने स्मॉल n मान लिया और विलायक ज्यादा मात्रा में होता है चूंकि, तो उसके मोलों की संख्या को हमने क्या मान लिया, कैपिटल N मान लिया। तो मोल अंश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। अब देखो यहाँ पर मोल अंश तो टोटल निकाला है अपन ने, अगर विलेय का मोल अंश निकालना है तो विलेय का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, विलेय का मोल अंश निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी भी विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो किसी भी विलयन के, ध्यान देना, किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलेय का क्या हो जाएगा मोल अंश। विलायक का मोल अंश किसी भी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, विलायक का मोल अंश हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। नोट, ध्यान दो, चूंकि हम जानते हैं एक चीज से सिद्ध हो चुका है यहां, चूंकि विलेय और विलायक हमने पढ़ा था, विलेय व विलायक या फिर किसी भी विलयन में विलेय और विलायक जो होते हैं दोनों, उसके कुल मोलों की संख्या का योग हमेशा एक होता है। विलेय व विलायक के मोलों की कुल संख्या एक होती है। सिद्ध करो, वो आपसे कहेगा यहां पर सिद्ध कीजिए कि किसी भी विलयन के मोल अंश का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है, या विलेय या विलायक के मोल अंशों का कुल योग क्या होता है, एक होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे छाप के आ जाना है। देखो हम जानते हैं यहाँ पर विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का कुल योग क्या होता है, एक होता है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x विलेय यानी कि विलेय का मोल अंश प्लस x विलायक यानी कि विलायक का मोल अंश, दोनों का योग क्या हो जाएगा, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक होता है। वो कह रहा है आपसे, तो आपको यही तो सिद्ध करके बताना है। तो देखो यही सिद्ध हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं, यहाँ तक लिखेंगे तो यहाँ से हम ये लिख देंगे, फिर उसके बाद यहीं से शुरुआत कर देंगे। तो अब देखो आप, विलेय का मोल अंश कितना है, ये रहा, यहाँ पर मान रख दो। विलेय का मोल अंश का कितना है, n विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोल अंश क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या, दोनों का योग कर देंगे, बराबर किसके हैं, एक के। तो एक ही तो लाना है ना अपन को। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक लाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करोगे तो देखो आप n प्लस n, छोटा n प्लस n, ये दोनों क्या कर दो, समान है। ये लघुत्तम ले लो आप, n प्लस
n तो आप लसा ले लोगे। अब ध्यान दो n प्लस एन का भाग n प्लस एन में एक बार, और एक को n से यहाँ पर गुणा करोगे तो स्मॉल n आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस। इसका भाग इसमें एक बार, और एक को कैपिटल N से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल N आ गया आपके पास। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास n प्लस एन, यहाँ भी क्या है n प्लस एन, इसका भाग इसमें दे दो, कितनी बार चल जाएगा, एक बार। हैंस प्रूफ होता है कि विलय और विलय के मोल अंशों का जो योग होता है वो सदैव क्या होता है, यहाँ पर एक होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोनों चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आने चाहिए, वही पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे क्वेश्चन से कुछ जो मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता पे क्या है, आधारित है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। आप ऑक्जेलिक अम्ल जानते हो अच्छे से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब यहाँ पर क्या होता है डायमर के रूप में रहता है, इस तरह से दो जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो 11 ग्राम है ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलयन बनाया गया है। तो 11 ग्राम तो क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल लिया है उसने, उससे क्या किया है उसने, 500 ml विलयन बना लिया। अब देखो विलयन टोटल कितना है, 500 ml है, तो उस 500 ml विलयन में सारा तो जल रहेगा, और केवल 11 ग्राम क्या डाला है, ऑक्जेलिक एसिड डाला है उन्होंने। तो 11 ग्राम तो ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, और शेष जितना भी बचता है वो जल मिला दिया, और उसको टोटल आयतन कितना कर दिया उसका, 500 ml कर दिया, बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व, जो विलयन बनाया उसका घनत्व उन्होंने मापा, घनत्व कितना है, 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो इतना उन्होंने घनत्व बोल दिया। ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या पूछ रहा है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल था इसकी क्या करना है, उस विलयन बनाने के बाद विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है वहां पर, क्योंकि आपने तो 11 ग्राम डाला है ना, तो विलय तो क्या है, यहाँ पर देखो विलय पदार्थ तो क्या है 11 ग्राम है, और विलयन टोटल क्या है 500 ml है, तो शेष बचा क्या, ज्यादा मात्रा में विलायक जल बचेगा। तो वहां पर जल तो क्या है आयतन के रूप, विलयन तो आयतन के रूप में है, तो और यहाँ पर विलय पदार्थ क्या है, यहाँ पर ग्राम में है, भार में, तो विलय तो यहाँ पर भार के रूप में, और विलयन यहाँ पर आयतन के रूप में। तो कौन सी प्रतिशतता है यहाँ पर, देखो वो पूछ रहे हैं ओनली द्रव्यमान प्रतिशतता। तो आपको तो वो कुछ भी दे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है उस पर जाना है। तो देखो आप सबसे पहली बात तो ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता अपन को ज्ञात करनी है, ये सबको अच्छे से पता है। आप देखो सबसे पहले उसने जो दिया है अपन को वो लिख लेते हैं अपन। ऑक्जेलिक अम्ल 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया है, 11 ग्राम। फिर 500 ml विलयन बना है, टोटल विलयन, परंतु देखो विलयन का द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है अपन को, तो उसके लिए क्या होगा, विलय पदार्थ की भी यहाँ पर ग्राम में मात्रा चाहिए, और विलयन की भी क्या चाहिए अपन को, ग्राम में मात्रा चाहिए। तो विलयन का द्रव्यमान तो हमारे पास है ही नहीं, उसने तो आयतन दिया है आपको विलयन का। तो देखो जब उसने विलयन का यहाँ पर आपको आयतन दिया है, तो इसको आप क्या करोगे, द्रव्यमान में बदलोगे। तो किसी भी विलयन के आयतन को उसके घनत्व से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उस विलयन का द्रव्यमान में प्राप्त हो जाता है। तो देखो विलयन का आयतन दिया है कितना है, 500 ml है, उसको उसके घनत्व से 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो दिया है उसने, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 × 1.1, 550 ग्राम क्या आ जाएगा हमारे पास, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। अब देखो दोनों आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कर सकते हैं। तो देखो आप फॉर्मूला जानते हो, द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते थे अपन, एक अच्छा सा फॉर्मूला हमारे पास आया था, ये निकालना है अपन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक, या फिर शॉर्ट में द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र लिख देंगे अपन। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या बोलते हैं अपन, वेट बाय वेट प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या थी, किसी भी विलयन के, ध्यान दो आयदा, किसी भी विलयन के 100 भार भागों में, तो यहां पर विलयन का भार आ जाएगा नीचे, तो विलयन का भार, तो विलयन का भार जो है वो कितना है, 100 भाग मान लिया अपन ने, उसको 100 भाग मान लिया। उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या, तो विलय का भार, तो देखो किसी भी विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय पदार्थ के भार भागों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सोली तो करना है अपन को, तो देखो वेट बाय वेट प्रतिशत इज इक्वल टू, विलय का भार कितना है 11 ग्राम, और विलयन का भार कितना है 550 ग्राम।
हो गया। अब करना क्या है अपन को, देखो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 11 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 11, 2 जीरो और बढ़ जाएगी और नीचे क्या बचा 550। 550 का भाग 1100 में कितनी बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गया आपके पास, ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता 2 आ गई। परंतु 2 के पीछे आपको ये लगाना जरूरी है, क्या है 2, वेट बाई वेट प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 2% वेट बाय वॉल्यूम। वेट तो क्या है यहाँ पर, भार है। भार किसका है, विलेय का। और वॉल्यूम क्या है, आयतन है, जो किसका होता है, बाद वाला, विलेन का। तो विलेय का तो भार है और विलेन का क्या है, आयतन है। तो 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के 500 ml जलीय विलेन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखो ये क्या है, भार आयतन इकाई, यही है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर नंबर 2 ध्यान दो, भार आयतन इकाई है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो इसकी इकाई क्या थी, भार आयतन प्रतिशतता आपको क्या करनी है, यहां पर निकालनी है। प्रतिशतता क्या होती थी, भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलियन का तो क्या लिया जाता था, देखो यहां पर सेकंड क्या है, विलियन, तो विलियन का तो आयतन, तो विलियन का आयतन कितना, यहाँ पर प्रतिशतता 100 में से निकाली जाती, तो विलेन के आयतन भाग कितने हैं, 100 है। अब उसमें उपस्थित देखो विलेय क्या है, भार है वेट के रूप में, तो विलेय का भार ले लो या विलेय की ग्राम में मात्रा लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाती है दीदी, किसी भी विलेन के 100 भार आयतन में उपस्थित या 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा या भार क्या कहलाता था, भार आयतन प्रतिशतता। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो और आंसर आ जाएगा अपना। 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के 500 ml जलीय विलेन, यानी कि NaCl का जलीय विलेन है कितना है, 500 ml उसका आयतन है, जिसकी यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम कितनी है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता 2%। तो भार आयतन इकाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी है, 2%। यही है। आगे देखो आप, विलेय का भार, विलेय कितना है यहाँ दिया हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, विलेय का भार है तो NaCl का भार, विलेय कौन है यहाँ NaCl, तो विलेय नीचे लिख दोगे NaCl, फिर का भार, विलेय का भार अपॉन क्या आ जाएगा, विलेन का आयतन टोटल कितना है आपके पास 500 ml है, तो ये विलेन का आयतन कितना लिख दूं मैं, 500 ml इंटू 100। देखो मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इसको स्टेप, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 2% विलेय का भार कितना है, ये तो अपन को निकालना ही है। देखो विलेय का भार निकालना है तो NaCl क्या है, विलेय है, तो यहाँ लिख देंगे हम विलेय NaCl की, या फिर का भार लिख दो आप, तो का भार मतलब ग्राम में मात्रा है, यही तो पूछ रहे हैं वो। तो ये निकालना है तो बाकी को पक्षांतर करके इधर ले आओ, इधर तो कितना आ गया 2, उधर 100 ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा नीचे, 500 नीचे है तो इधर कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 1000/100 आ गया, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर विलेय जो NaCl है उसकी ग्राम में मात्रा कितनी आ जाएगी आपके पास 10, तो ग्राम आ गए आपके पास। अब देखो यहाँ जो 10 ग्राम आपके पास आई है, तो 10 ग्राम NaCl आप क्या कर दोगे, यहाँ पर पानी में डाल दो और टोटल विलेन को 500 ml कर दो, तो 2% वेट बाय वेट NaCl का विलेन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो आप 10% वेट बाय वेट H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए। ये आपके पास एक अलग चीज आती है। देखो कैलकुलेशन तो आप अच्छे से कर लोगे, हमें पता है, पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पूछा गया क्या है। तो देखो क्या पूछा गया है यहाँ पर, 10% वेट बाय वेट यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है की मोललता। शब्द पे जाना, कभी क्या होता है पेपर में अपन मोलरता लिखे आते हैं, एक तो होता है मोलरता कैपिटल M और दूसरा है यहाँ पर मोललता, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, बस इतना आसान था। तो मोललता पूछ रहा है आपसे, मोलरता नहीं पूछ रहा। पहली बात तो अपन ने मोललता पढ़ी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है सिलेबस में नहीं होते हुए भी अपन को ये पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में है। तो हम सबसे पहला टॉपिक डालते हैं यहाँ पर
देखो इसी के नीचे जब आंसर लिखोगे ना आप, ये आंसर नंबर 3, तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें मोललता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मोललता, ध्यान देना, मोललता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब समझना यहाँ पर मोललता क्या होती है। मोलरता तो थी कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन का आयतन था कितना, 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। लेकिन मोललता क्या होती है, यहाँ पर विलयन का आयतन नहीं लिया जाता, यहाँ पर विलायक की मात्रा ली जाती है। तो विलायक का भार, विलायक का यहाँ पर क्या लिया जाता है, भार लिया जाता है। देखो सबसे पहले तो, और विलायक का भार या तो आप ग्राम में लोगे या किलोग्राम में लोगे। तो किलोग्राम में लोगे तो 1 किलोग्राम, और ग्राम में लोगे तो आप 1000 ग्राम कर दोगे। तो यहाँ पर विलायक का भार हो गया। फिर ऊपर तो वही आएगा सेम टू सेम, विलय के मोलों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं विलय पदार्थ के मोलों की संख्या हो जाएगी। तो विलय के मोलों की संख्या। अब ध्यान देना, आप समझना, पहले तो यहाँ पर मैं कर दूँ किलोग्राम में, पहले तो कुछ नहीं करना। तो देखना डेफिनेशन बनती है, किसी विलयन के किसी विलयन में, या फिर आप विलयन में क्या रहेगा, डेफिनेशन को लंबी नहीं करके शॉर्ट कर देते हैं अपन, विलायक सीधा बोल सकते हैं अपन। किसी विलायक के 1 किलोग्राम, या फिर 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, और उसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ध्यान देना, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अगर ये मात्रा किलोग्राम की जगह में क्या कर दूं, यहाँ पर ग्राम में लिख दूं, ग्राम में। तो आप देखो यहाँ पर किलोग्राम की जगह अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो आप जानते हो 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम में बदलते हैं, ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखो मोललता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। अब देखो विलायक का भार है, तो विलायक के भार को आप कैसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो मैं कैपिटल W से लिख देता हूँ विलायक का भार। तो विलय के मोलों की संख्या, विलायक का भार किस में है, ग्राम में है अगर, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, आपका फॉर्मूला आ गया। चूंकि आप जानते हो मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो छोटा w लिखेंगे यहाँ बटा अणुभार, क्योंकि विलय पदार्थ के लिए है। तो m बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार, इंटू क्या है, विलायक का भार कैपिटल W से, ग्राम में है तो ऊपर क्या कर दो आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास मोललता का फॉर्मूला आ गया। अब देखो आपका जो आंसर है वो आगे आ जाएगा। क्या कह रहा है वो, 10% वेट बाय वेट H2SO4 की मोललता की गणना करो। तो देखो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 10% H2SO4 है आपके पास, तो 90% क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। टोटल तो सही मानते ना विलयन, तो हम कहेंगे यहाँ पर माना विलय का भार, माना विलय का भार। विलय पदार्थ कौन है, H2SO4 है, तो इसका भार कितना है, देखो यहाँ पर 10 ग्राम मान लिया अपने, 100% में से निकाल रहे ना, तो 10 ग्राम है। तो विलायक का कितना हो जाएगा, विलायक कौन है यहाँ, जल, H2O का भार, वजन टोटल 100 ग्राम है। तो आप क्या कर दो, तो 100 ग्राम तो टोटल क्या था, विलयन था, विलयन में से क्या कर दो आप, विलय के घटा दो, तो क्या आ जाएगा, 90 ग्राम जल का भार आ जाएगा विलायक का। और आप ये अच्छे से जानते हो विलयन टोटल, विलयन का तो कितना होता है 100, तो विलयन का भार, विलयन का तो कितना है 100 ग्राम माना है अपन ने, तो विलय का 10 ग्राम, 10% है तो 10 ग्राम हो जाएगा, और विलायक का 90 ग्राम बच जाएगा। अब देखो H2SO4 की मोललता निकालनी है, तो मोललता का फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पर, मोललता H2SO4 की निकालनी है, तो देखो विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा, और ऊपर क्या है 1000, यही है आपका फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले में विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा,
विले की ग्राम में मात्रा कितनी है, देखो विले कौन है, H2SO4 घोलाया आपने तो 10 ग्राम कर देंगे इंटू 1000, ऐसे कैसे हमने उतार दिया बटा विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार। अब विले कौन है, H2SO4 है, तो H2SO4 का अणुभार भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो H2SO4 का अणुभार, देखो H2SO4 का अणुभार कितना होगा आपको निकालना आना चाहिए, द्रव्यमान संख्या होती है। एक हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, परमाणु संख्या भी 1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु की कितनी हो जाएगी, 2। फिर देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 32, तो इसका अणुभार कितना है, 32। एक ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो 8 होती है, द्रव्यमान संख्या 16 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की कितनी है, 4 16 64, तो ये 64। टोटल कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। अब 98 ग्राम क्या है, इसका अणुभार है, परंतु आप जानते हो 98 ग्राम अणुभार किसका है, इस पदार्थ की मोल मात्रा कितनी है, यहाँ पर देखो 1 मोल यहाँ पर H2SO4 है, तो 98 ग्राम प्रति मोल लगाना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर विले की ग्राम में मात्रा 10 ग्राम बटा अणुभार कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा। अब देखो यहाँ पर विलायक कौन है, जल है, तो विलायक जल की कितनी है, 90 ग्राम हमारे पास आ जाएगी। सोल्व कर लेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, कट गया, बचेगा कितना ऊपर 1000, नीचे 98 को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 882। अब देखो आगे सोल्व करना है, मोललता इज इक्वल टू 1000 में क्या कर दो आप 882 का भाग दोगे, सीधे नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले 2 से काट दो, 2 से 1000 कितनी बार कट जाएगा, 500 बार, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 8 तो 4 बार, दूसरा 8 भी 4 बार, और 2 1 बार, हो गया। फिर देखो आगे 500 में आप क्या कर दो, 441 का भाग दे दो, तो हमारे पास आ जाएगा 1.334 ग्राम प्रति मोल, आंसर आ जाएगा, ये इसकी क्या आ जाएगी, मोललता, मात्रक भी आ गया। क्लियर है। अब देखो इसके बाद क्या है, अगर 1-2 न्यूमेरिकल इसमें बचते हैं टॉपिक में, छोटे मोटे हैं, ऐसे आप खुद भी करोगे तभी तो सीखोगे, तो उसको आप खुद कीजिए। फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे हम विलेयता, सॉल्युबिलिटी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।